स्टूडेंट, दिस इज द वीडियो नंबर 2 ऑफ न्यूक्लियाई। बेटा, इसके पहले हम लोगों ने पहली वीडियो में देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे। ऊपर देखो, मैंने यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर को हमने कहा था कि अगर मास आपका AMU में दिया हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट में दिया गया है, तो सीधे वो मास एटॉमिक मास यूनिट में रखो जो भी मास आपका है, क्योंकि 1 AMU इक्वल टू कितना माना था हमने, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये 1 AMU के बराबर है। तो किसी भी मास को लो, जो भी आपके पास मास हो, और उसके इक्विवेलेंट अगर आपको एनर्जी का कैलकुलेशन करना है तो आप क्या करो, उस मास को किस में कन्वर्ट कर दो, AMU में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद सीधे क्या करो, 931.5 से मल्टीप्लाई करो, तो जो एनर्जी मिलेगी आपको वो मिलेगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका डिस्कस मैंने पहली वीडियो में कर रखा था। अब वही दिखाएंगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो हमने पॉइंट आउट किया हुआ है उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। उसको डिफाइन भी कर लेते हैं, यहाँ तो मैंने एज्यूम कर लिया इतना होता है। उसको डिफाइन कैसे किया गया उसको देखा जाए। एटॉमिक मास यूनिट की बात इसलिए आई क्योंकि हम जब न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहे हैं, एटॉमिक फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो मासेस होते हैं, एटम का मास हो, न्यूक्लियस का मास हो, प्रोटॉन का मास हो, न्यूट्रॉन का मास हो, ये जिन इलेक्ट्रॉन के मासेस की बात करते हैं, तो ये मास जिनके जो मासेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। 10⁻27 के ऑर्डर में, 31 के ऑर्डर में चलते हैं, -31 के ऑर्डर में चलते हैं। तो ये बहुत कम मास है, इनको बार बार केजी में, ग्राम में लिखना सही नहीं है। इसलिए एक स्मॉलेस्ट यूनिट बनाई गई, उसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। डिफाइन कैसे किया गया, द यूनिट इन विच एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मासेस, एटम के मासेस या तो न्यूक्लियर मासेस आर मेजर्ड इज कॉल्ड द एटॉमिक मास यूनिट, AMU से बोलते हैं। ठीक है बेटा जी। अब डिफाइन कैसे किया, अपने समझा देते हैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, यहीं आपको समझाता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ देखिएगा। आपने कार्बन का एटम लिया, मान लीजिए आपने कहा C612 हमने लिया एलिमेंट, ये कार्बन का एलिमेंट है, ये कार्बन का एलिमेंट है। इस एलिमेंट का एक एटम का मास निकालो, कार्बन की एक एटम का मास निकालो, उस मास का अपॉन 12 कर दो। 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन का एक एटम, क्या करो, इसके 1 एटम का मास निकालो। क्या करना है, मास ऑफ 1 एटम डिफाइन किया गया कार्बन पे, मास ऑफ 1 एटम निकालो। जो मास आएगा 1 एटम का, जो मास आएगा, मास ऑफ मान लो ये आ गया 1 एटम, इसमें क्या कर दो, डिवाइड कर दो 12 से। 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ द कार्बन इज नोन एज 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना। इसे मान लीजिए हमने कहा कि देखिएगा यहाँ लिखा हुआ हमने, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द मासेस ऑफ एन एटम कार्बन आइसोटोप्स। कार्बन का जो आइसोटोप्स या जो कार्बन एलिमेंट आपका है, इस एलिमेंट के एक एटम के मास का 1/12 करो, तो जो आएगा उसको बोलेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे ये कार्बन पे डिफाइन किया गया है। क्या होता है मास ऑफ 1 एटम, मास नंबर अपॉन एवोगैड्रोज नंबर। देखो 12 है ना, मास नंबर अपॉन एवोगैड्रोज नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम, ग्राम में आएगा बेटा ये ना। तो आपने क्या कहा, मास नंबर अपॉन एवोगैड्रोज नंबर इन ग्राम में आएगा। तो एक मास का, कार्बन के एक एटम का जो मास है इतना है, तो 1 AMU क्या होगा, कार्बन के एक एटम के मास में उसका 12th कर दो, 1/12 कर दो, तो 1/12 इंटू 12/6.0 कर दिया आपने, 12 से 12 कटा आपका, फिर 1/6.023 इंटू 10⁻23 सॉल्व किया
इतनी वैल्यू आई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये वैल्यू आई। ठीक है ना, 1 ग्राम में आई है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 या 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। वास्तव में जो ये 1 AMU है, ये जो केजी में इसका मास आप दिख रहा केजी में, ये वास्तव में मास ऑफ प्रोटॉन ही तो है। तो एक प्रोटॉन का जो मास है वो 1 AMU के बराबर है। बस सिंपल सी बात है कि एक प्रोटॉन का जो मास है केजी में वो किसके बराबर है, 1 AMU के बराबर है। तो ऐसे आपके पास जितने भी मासेस आएंगे 2 MU, 3 से 2 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको AMU में आपके मासेस जो है मिलते जाएंगे। लेकिन 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना, और इसी के अप्रॉक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन भी तो होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट एग्जैक्ट मास ऑफ प्रोटॉन पे डिफाइन कर दिया गया किसको, 1 AMU को। आई थिंक अगर 1 AMU आपको डिफाइन करना होगा तो डेफिनेशन लिखो, डायरेक्ट 1/12 करके मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन रखो, सॉल्व वो इतना आ जाएगा, इसको केजी में कन्वर्ट करके फिर उसको आप 1 AMU के इक्वल ले सकते हो। ठीक है ना, अब हमने आपसे बताया था कि अगर 1 AMU जो मास है अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कितनी एनर्जी निकलेगी, मतलब एक प्रोटॉन का मास वो 1 AMU के बराबर है। तो अगर एक प्रोटॉन पूरा का पूरा एक प्रोटॉन अगर क्या है एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कितनी एनर्जी वो निकालेगा, कितनी एनर्जी बनेगी, उसको हम निकाल लेते हैं कि एक 1 AMU के इक्विवेलेंट क्या एनर्जी मिलेगी। तो आइंस्टीन का जो एनर्जी मास रिलेशन है वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू mc²। तो मास कितना दिया है 1 AMU मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻27। सब कुछ रखेंगे पहले SI सिस्टम में, m इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg रख दिया, C रख दिया मीटर पर सेकेंड में, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सारी वैल्यू इसमें डाल दी। डालने के बाद जो रिजल्ट आया 1.49 इंटू 10⁻10 जूल में आया, क्योंकि सबके सब SI सिस्टम में है। अब इस जूल को हमने किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया। तो 1/6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने डिवाइड किया तो जो एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 9.315 भी आती है, आप पॉइंट आउट कर लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 9.315 इंटू, चाहो तो आप 5 यहाँ लिख सकते हो ऐसे, जी ये भी तो आता है इस तरीके से, और पॉइंट आपका यहाँ लिख जाएगा इस पे इस तरीके से। तो 9.315 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपने पॉइंट को कहाँ किया, राइट साइड में 2 लेके आए तो यहाँ हो जाएगा 6। तो 931.5 लिखो या ना लिखो, लेकिन एग्जैक्ट जो वैल्यू आती है 0.5 में ही आती है, बट बहुत सारी बुक्स में आपको 931 ही दिया गया है। सिंपल क्या दिया है, 931 ही दिया गया है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 5 आप ऐड करो चाहे ना करो। 931.5 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी किस में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आपने इसको यहाँ पॉइंट आउट कर दिया, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी जब 1 AMU कन्वर्ट होगा एनर्जी में। इट इज इंपॉर्टेंट दैट, मैं इसी की बार बार आपको बोल रहा था कि डेल्टा M अगर मास है किसमें, AMU में है, तो इसके इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी होने वाली है। तो आप c² से मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट किससे, क्योंकि 1 AMU में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। तो डेल्टा M AMU में कितना निकलेगी, 931 से मल्टीप्लाई करो, है ना। अभी जो एनर्जी आएगी दैट एनर्जी इन क्या है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, बार बार आप कन्वर्जन आपको नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर एनर्जी को जूल में पूछा गया है तो नो प्रॉब्लम, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर दो, इसको कन्वर्ट कर दो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट कर दो, या डायरेक्ट मिलियन को जूल में कन्वर्ट कर दो, रिलेशन आपको पता ही है। तो आई थिंक इस बात को आप समझ गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा जी, कि आप चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करते हो, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक आप लोग समझ गए इस बात को, ठीक है ना।
तो अब देखिए 1 AMU इक्विवेलेंट टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका मास है और ये आपकी एनर्जी है। ये क्या है? ये आपका मास है, ये आपकी एनर्जी है। इतने मास की इक्विवेलेंट इतनी एनर्जी निकलती है। तो आप जब भी आपको ये दूसरा मास लोगे उसको AMU में कन्वर्ट करो, इससे मल्टीप्लाई करो, तो आपको जो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। ठीक है ना? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैंने डिस्कस किया आपको, ये सब आपको आई थिंक ये सब पॉइंट आउट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए ये सबसे एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोट में पॉइंट आउट किया है। ये चीज़ आप देखो, ये एलिमेंट का नोटेशन है। ये क्या बताता है आप लोगों को? सर ये तो बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपका मास नंबर है। ठीक है बेटा जी। अगर न्यूट्रल एटम है, एटम आपका न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना? और अगर न्यूट्रल एटम नहीं है तो यहां पर आपको साइन दिया होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुल आप जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां पर पॉजिटिव, अगर लिया है तो नेगेटिव, दिया है तो पॉजिटिव, है ना? अभी न्यूट्रल एटम है तो जेड और ए की बात आप कर सकते हो। तो एक चीज आप समझो, ये जो मास नंबर इसका है ना, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है आपको। ठीक है ना? मैं कहूं कि आपके पास कोई एलिमेंट ये है, ये क्या है? ZX, एक कोई एलिमेंट है आपका, तो आप बताइए इस एलिमेंट के एक एटम का मास कितना होगा? अगर मैं पूछूं आपसे कि जो एलिमेंट आपका है, इस एलिमेंट के एक एटम का मास कितना होगा? एक एटम का मास, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ X एलिमेंट क्या होगा? जो उसका मास नंबर है A इंटू AMU, AMU होगा मास नंबर AMU। ये वन एटम का मास नंबर होगा, वन एटम का मास होगा, मास। एक एटम का मास कितना होगा? A मास नंबर AMU, यही तो होगा ना? ये तो मास ही ना, मास है AMU, ये मास ऑफ वन एटम है। और इस एलिमेंट के एक मोल का मास कितना होगा? एक मोल होता है ना, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ X एलिमेंट, ये 1 ग्राम होगा। तो मास नंबर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताएंगे आपको। देखो यहां पर जैसे आपने कहा कि हमारे पास हीलियम एलिमेंट आपका है, हीलियम है, तो आपने कहा ये हमारा 2He4 है ना? तो आपसे मैं पूछूं, बताइए हीलियम की एक एटम का मास कितना होगा? व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम? तो आप कहोगे कि मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम कितना होगा? मास नंबर 4AMU के बराबर होगा। और केजी में अगर करना है तो आप कहोगे सर 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई करेंगे, केजी में आ जाएगा एक एटम का मास। और मैं कहूँगी जो आपका हीलियम है उसमें 1 मोल का मास कितना होगा? मास ऑफ 1 मोल किसका? ऑफ हीलियम एलिमेंट कितना होगा? मास नंबर कितना है? 4 ग्राम। ठीक है ना? तो मास नंबर से आपको, मास नंबर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और मास नंबर को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको पता रहेगी तो आप आसानी से क्या है, न्यूमेरिकल में इन वैल्यूज़ को रख करके आप सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा जी। अब हम अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब हमें पढ़ना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? आपने पहले ही, मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी मैं स्पेस बनाता हूँ, वहाँ पर आपको समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा जी। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या चीज़ है। ये सब पॉइंट आउट तो करने आपको। मैंने कहा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आपको ये पता है कि जब न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, पक्का है? क्योंकि जब सारे न्यूट्रॉन जब फ्री रहे होंगे, है ना, सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब फ्री रहे होंगे, तो इनकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा रही होगी। और ये जब इकट्ठा हुए, है ना, जब ये इकट्ठा हो गए एक साथ आपस में,
कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब ये इकट्ठा हो गया आपस में इस तरीके से तो ये बना दिया न्यूक्लियस। ये हायर एनर्जी स्टेट है, ये लोअर एनर्जी स्टेट है। एनर्जी बाहर निकली होगी और जो एनर्जी बाहर निकलती है न्यूक्लियस को बनाने के लिए, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है बेटा जी, ये चीज़ आप जानते हो। खैर ये तो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन ही कर दिया था, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान सुनो उसको। आपको मान लो आपके पास दो न्यूक्लियस हैं, इसे एक न्यूक्लियस आपका ये है, मैं आपको एग्जाम्पल, ऐसे कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और एक न्यूक्लियस आपका ये है, ठीक है ना, एक छोटा है एक बड़ा है, ऐसा हमने मान लिया। मान लो इसमें एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसमें 4 न्यूक्लियॉन है। इसमें मान लो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ना, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ऐसे हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ज़्यादा है, इसमें कम है। लेकिन दोनों की खासियत क्या है कि इनके बीच में जो क्योंकि आपको पता है कि ये प्रोटॉन जब न्यूक्लियस के अंदर है तो इसके पास अपनी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी होगी, जिससे ये अंदर रुका होगा। इसने अपनी एनर्जी रिलीज किया होगा तब अंदर रुका होगा ये, है ना। ये न्यूट्रॉन भी क्या है, इसके पास भी अपनी बाइंडिंग एनर्जी होगी, क्योंकि इसके अंदर रहने का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर रहने का मतलब अपनी एनर्जी को रिलीज कर देना, है ना। तो क्या सभी ने क्या है, सभी ने अपनी अपनी एनर्जी रिलीज करके इसके अंदर वो इकट्ठा हुए होंगे। मान लीजिए इसकी जो एनर्जी है, प्रोटॉन की एनर्जी मान लो 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना बेटा जी, इसकी कितनी है बोलो, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी भी मान लो 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी मान लो 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी मान लो 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा आपने एज्यूम कर लिया। एक एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने जो अपनी अपनी एनर्जी रिलीज करके ये जब बाइंड हुए होंगे तो एक एक प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की प्रोटॉन की जो अपनी एनर्जी इन्होंने जो रिलीज की होगी, वो एक एक की बात करना हो तो इसने 2 मिलियन, इसने भी 2 मिलियन, इसने भी 2 मिलियन, इसने भी 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज की। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना हो गई, 2 2 2 2। तो आपने कहा कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो गई कितनी इसकी, मान लो 2 6 2 4 हो गया, 4 6 और 8। तो ए हो गया तुम्हारा 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आ गई, ये आ गई टोटल बाइंडिंग एनर्जी। कितनी होगी बेटा जी, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझाने के बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई थिंक मेरी बात समझ गए। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड न्यूक्लियस पे। इसमें भी जो न्यूक्लियॉन से उन्होंने अपनी एनर्जी रिलीज करके न्यूक्लियस बनाया होगा, है ना। तो मान लो एक एक न्यूक्लियॉन की जो एनर्जी है कितनी है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी भी कितनी है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी भी। तो कितने पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मान लो 12 हैं, 11 जो भी है 11। तो इसकी जो 11 अगर इसमें न्यूक्लियॉन है, एक एक की जो बाइंडिंग एनर्जी है एक एक की, वो कितनी है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी मिली, बाइंडिंग एनर्जी क्या मिली इसमें, जो टोटल मिली वो मान लो 11 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली। तो इस न्यूक्लियस की जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है वो 11 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है, 11 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी। और इसकी टोटल एनर्जी बाइंडिंग 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप बताइए दोनों न्यूक्लियस में से कौन सा न्यूक्लियस मोर स्टेबल होगा। तो हमको लगता है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, क्या है, जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी टोटल कितनी है, 11 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये। तो हमको लगता है कि इस वाले को ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, इसको कम स्टेबल होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है,
ये छोटा वाला क्या है, इस केस में छोटा वाला जो आपका ये दिख रहा है ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। यानी स्टेबिलिटी की जो क्राइटेरिया होती है वो बाइंडिंग एनर्जी से नहीं होती है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो है स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बताइए एक प्रोटॉन को अकेले, इस प्रोटॉन को, इसमें से छोटे वाले के प्रोटॉन को अगर इसमें से खींच करके इसको बाहर फेंकना हो तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये प्रोटॉन बाहर निकलेगा। यहां पर एक प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए आपको 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही एनर्जी देनी पड़ेगी, ये निकल जाएगा। अब बताइए इसमें से एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है और इसमें से जो एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दोनों में ज़्यादा कौन है? तो कहोगे सर कि पहले वाले का ज़्यादा है। इसलिए इसके हर एक इसमें क्या है, इसमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी भले ही कम है लेकिन एक एक पर न्यूक्लियन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज़्यादा है, इसलिए मोर स्टेबल है इन कंपेयर टू सेकेंड। इसका ये मतलब हुआ कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही जो है स्टेबिलिटी की क्राइटेरिया है। आई थिंक मैं आपको समझा पाया, ठीक है ना। ये आपको सिंपल मैंने एक एग्जांपल दिया था। टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई वी यूज्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। कैसे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, टोटल बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की अपॉन उसका मास नंबर। जब क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मास नंबर है ना, तो एक एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन पर न्यूक्लियन करेंगे तो ये आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गया। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। इफ डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स, किसी भी न्यूक्लियाई या एलिमेंट को बनाने के लिए न्यूक्लियाई की बात चलेगी यहाँ पर। तो अगर कोई भी न्यूक्लियाई आपका एक्स है, एक्स का कोई न्यूक्लियाई है जो कि बना हुआ है, तो उसको बनाने में जो एनर्जी, जो मास डिफेक्ट आया होगा मान डेल्टा एम है, तो डेल्टा एम के करस्पॉन्डिंग क्या एनर्जी निकली होगी बाहर, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर क्या है, पूरे के पूरे न्यूक्लियस बनाने में जो एनर्जी खर्च निकली है वो, और अपान उसके अंदर का जो मास नंबर है। ये जब करेंगे तो आप कहोगे सर कि ये एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी होगी, यानी एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से निकाल करके बाहर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड दिस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक एग्जांपल लेता हूं आपको अच्छी समझ में आ जाएगा कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में कैसे हम कंपेयर करेंगे और कैसे मानेंगे कि कौन स्टेबिलिटी की क्राइटेरिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो यहां पर हमने एग्जांपल लिया, इफ वी कंसीडर 2 न्यूक्लियाई, एक आपने आयरन ले लिया Fe और बिस्मथ ले लिया, जिसका आपको क्या है मास नंबर दिया, क्योंकि मास नंबर का ही रोल होता है 56209, ठीक है ना। अब इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी आप दीज न्यूक्लियाई जो कैलकुलेट की गई है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी किसकी, आयरन की 492.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द आयरन एंड टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बिस्मथ क्या निकाला गया, 1640 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों में किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो कहोगे सर बिस्मथ की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो हमको लगता है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है उसको मोर स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बार चेक करते हैं। अब निकालते हैं कि जो आपका Fe है, जो आपका आयरन है, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, मतलब Fe के न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को खींच करके बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमको चाहिए उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe पर न्यूक्लियन, एन का मतलब पर न्यूक्लियन क्या होगा, इसका जो आपका बाइंडिंग एनर्जी है अपॉन उसके मास नंबर से डिवाइड कर दिया, तो आपको कितना है 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आई। और ये वो एनर्जी है जिस एनर्जी को आप सप्लाई करोगे तो Fe के अंदर से एक न्यूक्लियन को बाहर निकाल पाओगे। एक एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए हमें इतनी इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बिस्मथ देखिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बिस्मथ पर न्यूक्लियन देखिए, तो पूरा का पूरा बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बिस्मथ 1640 अपॉन उसका मास नंबर 209 कर दिया, 7.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। देखो
इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से ये भी क्या है, बिस्मथ के एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 7.84, ठीक है ना। यानी अगर आपके पास मान लो ये Fe है, इसमें से न्यूक्लियस से इसमें से एक प्रोटॉन अगर बाहर निकालना है तो इसके लिए जो एनर्जी सब चाहिए उसको कहते जितना चाहिए, अगर ये Fe है तो, है ना, 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपका ये मान लो कि क्या आपका ये अगर आपका बिस्मथ है, इसके एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन जो भी आप निकाल रहे हो बाहर, ये एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितना चाहिए, 7.84 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप बताइए स्टेबल कौन हुआ, स्टेबल आपका Fe हुआ, क्योंकि Fe के एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है इन कंपेयर टू बिस्मथ। यहाँ लिखा हमने कि रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ वन न्यूक्लियन फ्रॉम द Fe न्यूक्लियस रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन बिस्मथ, सो Fe इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ बिस्मथ। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है आपको, जिससे कि आपको आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या निकालना आपको, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी आपको निकालनी है। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। क्या अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस बना होगा तो प्रोटॉन आया होगा, 2 प्रोटॉन आया होगा, 2 न्यूट्रॉन आया होगा, वो मिले होंगे ना। इसे मान लीजिए आपने कहा क्या कि यहाँ से 2 प्रोटॉन आया होगा और 2 क्या होगा, न्यूट्रॉन आया होगा। ये भी फ्री स्टेट में है, ये भी फ्री स्टेट में है, इसके पास हायर एनर्जी स्टेट है, ये साथ में आए होंगे। तो 2 प्रोटॉन और क्या है, 2 न्यूट्रॉन बना क्या बनाया होगा, न्यूक्लियस बनाया होगा। तो न्यूक्लियस बनाया होगा तो इसमें मास डिफेक्ट हुआ होगा कि नहीं होगा, हुआ होगा, क्योंकि इस न्यूक्लियस का मास क्या होता है, इन दोनों के मास के सम से क्या होता है, कम होता है। तो जो मास डिफेक्ट आएगा उसके इक्विवेलेंट एनर्जी भी बाहर निकलेगी। दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, आप जानते हो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा जी। कैसे, देखिए आप कहोगे सर कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ होगा किसको, हीलियम को बनने में, तो आप लिखोगे यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन for the formation of हीलियम न्यूक्लियस, है ना, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अब हीलियम न्यूक्लियस है बेटा, तो आप समझो कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं चल रही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो ये पहले क्या होगा, आपने कहा कि 2 प्रोटॉन रहे होंगे और क्या होंगे, 2 न्यूट्रॉन रहे होंगे। फिर इन्होंने क्या बनाया होगा, इन्होंने 2He4 बनाया होगा, हो गया ना हीलियम का न्यूक्लियस। अब प्लस ये एनर्जी रिलीज हुई होगी, आपको पता है क्या, ये एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और इसको क्या बोलते हैं, दिस एनर्जी इज नोन एज व्हाट, दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस तो पहले क्या निकालो इनका, आपको पता है इन दोनों का मास का सम, मास डिफेक्ट आएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ से निकालो मास डिफेक्ट निकालो, क्योंकि मास डिफेक्ट से बाइंडिंग एनर्जी आएगी। तो मास डिफेक्ट क्या होगा आपका, क्या होगा जी, ये होगा डेल्टा M होगा, कितना होगा, इन दोनों का मास माइनस, तो क्या होगा, तो 2 प्रोटॉन का मास क्या होगा, 2 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन, है ना, 2mp प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, कितने प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है ना। ये बड़े किससे होंगे, मास ऑफ क्या होगा, हीलियम न्यूक्लियस, मास ऑफ क्या होगा, हीलियम न्यूक्लियस। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई, बात सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर दी गई है। क्या चीज़ है, देखो प्रोटॉन का मास दिया गया है, तो आप कहोगे सर कि 2 इंटू 1.00727 है ना, अब प्लस 2 इंटू क्या दिया गया है, 1.008665 है ना, सब दिया है AMU में, नो प्रॉब्लम। और ये तो हो गया किसका, 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास, माइनस
अब मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस क्या दिया गया है, 4.001265 है ना, सब AMU में है, नो प्रॉब्लम। जब इसको आपने इक्वेट किया तो क्या मिल गया आपको, 0.0306 है ना, और 21 ये आ गया आपका AMU में, ये आपका आ गया मास डिफेक्ट। इतना मास का डिफेक्ट हुआ जब दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन आपस में मिक्स हुए, हीलियम बनाए, तो जो मास का डिफेक्ट आया इतना आया। अब इसके करेस्पॉन्डिंग जो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी है ना, क्या होगी बेटा जी, आपको पता है कि AMU में है तो डेल्टा M इंटू 931.5, ये क्या होगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माना जाएगा ये, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या बोला आपने, तो आपने कहा कि 0621 है ना, इंटू 931.5 है ना, ये इज इक्वल टू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 28.52 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी आ गई बाइंडिंग एनर्जी। मतलब अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियस के बनने में इतनी एनर्जी आपको रिलीज हुई होगी मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई थिंक सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। वैसे मैंने आपको एग्जांपल एक यहाँ दिया हुआ है, मैं आपको PDF सेंड करूँगा तो मिलेगा। इसमें आपको रिजल्ट जो आपका निकला है 34.969 AMU आएगा, तो इसको पढ़ना आप लोग, ये आंसर दिया हुआ है। अगर आपको डाउट होगा तो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। वैसे दूसरा भी दिया हुआ है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। आंसर दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 9.525 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करना आप लोग नहीं आएगा तो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है बेटा। ये देखो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये आपके बोर्ड में भी पूछता है, और इससे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। जितना बता रहा हूँ उसी में से आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। अब ये ग्राफ तो आपने इस तरीके, अब देखो ग्राफ किसके बीच में है, इधर आपने क्या बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया आपने मास नंबर। मास नंबर मतलब न्यूक्लियस की साइज़ बढ़ेगी, जैसे A बढ़ेगा तो साइज़ क्या, न्यूक्लियस बढ़ेगी, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर्स बढ़ेंगे तो उसकी साइज़ बढ़ेगी, ठीक है ना। और ऊपर क्या बढ़ रहे हैं, उस जो न्यूक्लियस की बात, जिस न्यूक्लियस की बात करोगे उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये जो ग्राफ है ना, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए है, याद रखना। बाइंडिंग एनर्जी क्या, ऊपर पर न्यूक्लियन। इसका मतलब इससे ये मालूम चलेगा कि कौन कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है ना। तो स्टेबिलिटी के लिए किसका ग्राफ बनाते हैं, मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना। तो जो ग्राफ हमको मिला स्टडी करने के बाद, ये देखा गया कि सबसे, अब ये टच नहीं है ग्राफ, थोड़ा सा क्या है राइट साइड इसको छोड़ के रहेगा, 1H2 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है ना, ये 1H2 1H1 1H3 है ना, ये इनके पास सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। मतलब ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, ये भी बहुत ही क्या है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे वाली ये है ना, ऊपर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमको यहाँ पर एक पीक्स मिलते हैं। तो अब देखो 2He4 शार्प एज आया हुआ है, फिर आपका लिथियम नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब 2He4 की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है अल्फा पार्टिकल की, वो जो है लिथियम से ज़्यादा है, इसलिए अल्फा पार्टिकल क्या है, मोर स्टेबल है देन दैट ऑफ द लिथियम, ठीक है ना। फिर आगे हम बढ़े तो हम मान लीजिए पहुँचे, हम कार्बन के पास पहुँचे, C612 पहुँचे। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, नाइट्रोजन से ज़्यादा है पर न्यूक्लियन, इसलिए नाइट्रोजन से मोर स्टेबल है। तो आगे की तरफ ऐसे पीक्स आपको मिलते जाते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है,
देखो रैपिडली आपकी बढ़ रही है, यहाँ पर थोड़ी शार्प, यहाँ पर क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो नंबरिंग होती है, उनका जो एडजस्टमेंट होता है, उसके हिसाब से आपका क्या है, यहाँ पर आपको पीक्स मिलते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े, ओवरऑल हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप क्या देखते हो, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या स्टेबिलिटी बढ़ रही है न्यूक्लियस की, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़े, जब हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए आयरन पर, Fe56, 26 और 56 है नहीं है। जब इस पर पहुँच गए तो वो न्यूक्लियस सबसे स्टेबल था। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है आयरन की, वो ये होती है यहाँ पर, ये अप्रॉक्सीमेटली होती है 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आपने निकाला इसके पहले Fe के केस में पर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी। सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी किसकी होती है, आयरन की होती है, और ये 56 के ऑर्डर में होता है। अगर लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ मिलेगा ऐसे, ठीक है, यहाँ इसका 56 मास नंबर है। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ने लगते हैं ऐसे, तो आप देखते हो जो भी 56 के ऊपर की न्यूक्लियाई हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, कम होती जाती है, और वो अनस्टेबल होते जाते हैं। मतलब 56 के ऊपर आप गए तो स्टेबिलिटी कम होने लगेगी। और देखो यूरेनियम की जो सीरीज इधर आ गई, ये बहुत, अब इनकी साइज बढ़ने लगी तो वही कॉन्सेप्ट आ गया, साइज बढ़ेगी तो वो टूटेंगे, टूट करके डिसइंटीग्रेट होंगे, है ना, टूटेंगे, फिर छोटे न्यूक्लियाई बनाएंगे, अपने आप को स्टेबल करेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सबसे स्टेबल, और हर न्यूक्लियाई अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो आप कहोगे सर यूरेनियम को अगर स्टेबल करना है, तो यूरेनियम अगर स्टेबल होना चाहता है तो उसको Fe के आसपास आना पड़ेगा। तो ये यूरेनियम ब्रेक होगा, क्या होगा, ब्रेक होगा दो न्यूक्लियस में, है ना, ये ब्रेक होगा। अब ब्रेक होकर क्या है, तब Fe के आसपास आ पाएगा वो, ठीक है ना। तो इधर के अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे, राइट साइड में अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और नीचे की तरफ आओगे तब भी अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। मतलब हर एक न्यूक्लियाई कहाँ चाहता है पहुँचना, Fe के आसपास पहुँचना चाहता है। तो अगर मान लीजिए 1H2 और 1H3 ये फ्री स्टेट में है ना, 1H2 होगा, या 1H2 की बात कर लिया आपने, फिर 1H2 एक और होगा मान लो, तो आपने 1H2 प्लस 1H2 क्या होगा, बना देंगे 2He4। देखिए हमारी, अगर 1H2 है ना, अब यहाँ देखो ना, 1H2 प्लस 1H2, तो क्या आ जाएगा, ये 2He4 आ जाएगा। अब प्लस एनर्जी बाहर निकलेगी, तो बताओ ये न्यूक्लियस ये फ्री स्टेट में है, ये भी फ्री स्टेट में है, और ये हायर एनर्जी स्टेट में है और अनस्टेबल है। देखो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या कम होती है, तो ये क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं। क्या होते हैं, फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे, स्टेबल न्यूक्लियाई 2He4 बनाएंगे। तो इधर के जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, एक ही अनस्टेबल हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को फ्यूज करते हैं, फ्यूजन करके तब पहुंचते हैं कहाँ पर, Fe के आसपास। तो अगर ये सब न्यूक्लियाई को अगर आपने अपने आप को स्टेबल करना हो तो क्या होता है, फ्यूजन होगा। क्या होगा, फ्यूजन प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो फ्यूजन प्रोसेस कैसे होगा, ऐसे देखो ऊपर की तरफ, हमको कहाँ जाना है, Fe की तरफ जाना है, तो क्या होगा, कौन सा प्रोसेस यहाँ होगा, यहाँ होगा आपका फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है बेटा जी। छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो कि अनस्टेबल होते हैं, वो अपने आप को फ्यूज करके क्या है, अपने आप को स्टेबल करते हैं, और कहाँ जाते हैं, Fe के आसपास पहुँचेंगे वो, है ना। और जो इधर के न्यूक्लियाई हैं, इस साइड के न्यूक्लियाई, इधर के न्यूक्लियाई, ये सब क्या करेंगे, फिशन करेंगे। मतलब इनका एटॉमिक नंबर मास नंबर ज़्यादा है ना, ये टूटेंगे, टूट करके Fe के आसपास आएंगे तो अपने आप को स्टेबल करेंगे। तो इधर से जब चलेंगे स्टेबिलिटी के लिए इस साइड से, है ना, तो क्या होगा, फिशन प्रोसेस होगा। तो हायर मास नंबर की न्यूक्लियाई क्या होते हैं, वो टूटते हैं, टूट करके अपने मास नंबर को कम करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फिशन प्रोसेस। तो हर एक न्यूक्लियाई इसी के आसपास रहना चाहता है। तो पक्का है कि अनस्टेबल है तो स्टेबल होना चाहेगा, दो प्रोसेस के थ्रू स्टेबिलिटी मिल सकती है, एक तो फ्यूजन से, एक तो फिशन से। फ्यूजन का मतलब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो कि अनस्टेबल हैं वो फ्यूज होकर के एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनाएंगे। और जो फिशन का मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े न्यूक्लियाई होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं, तो वो अपने आप को क्या है, अपने आप को ब्रेक करके, अपने आप को तोड़ करके
छोटे छोटे न्यूक्लियाई में वो अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो फ्यूजन प्रोसेस और फिशन प्रोसेस, और Fe के राइट में और लेफ्ट में दोनों साइड में जो स्टेबिलिटी कम होने लगती है, जिससे कि फिशन और फ्यूजन स्टार्ट होता है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा जी। Fe इज़ मोर स्टेबल न्यूक्लियाई इन द नेचर। 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे, ये पर न्यूक्लियन की एनर्जी है, सबसे स्टेबल है ये। ठीक है बेटा जी। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट द बाइंडिंग एनर्जी कर्व रिवील्स द फॉलोइंग फैक्ट्स। इसको आप लोग रीड करना, और बिल्कुल वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक एक करके। आई थिंक आप इस बात को समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको आप लोग पॉइंट आउट कर लेना। ओके, थैंक यू बेटा।